नमस्ते दोस्तों, नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11वीं हिंदी आरओ जो पुस्तक है, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग तैयार कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम लोग तैयार करेंगे भवानी प्रसाद मिश्र की कविता को। ये पद्य भाग है, इसमें इस पुस्तक में दो भाग है, गद्य और पद्य। तो हम लोगों ने अभी तक गद्य भाग को पूरा किया। अब हम लोग पद्य भाग के जो हमारे पद्य भाग में संकलित कवि भवानी प्रसाद मिश्र, उनकी कविता है घर की याद। इसी कविता में जो महत्वपूर्ण जो वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले हर बार की तरह आपसे बोलना चाहूँगा कि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार इसको सब्सक्राइब कर लें यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ में बेल आइकन को दबा लें तो आपको विषय से संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। हिंदी विषय में कहीं भी कोई भी समस्या होने पर, चाहे आप 9वीं से 12वीं तक की कक्षा में पढ़ते हैं, चाहे आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जब भी हिंदी विषय में कहीं भी कोई ऐसी समस्या हो या किसी बिंदु पर समस्या हो तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। चाहे तो मुझे फ़ोन लगा सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर, और चाहे तो व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों की सहायता करना। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं घर की याद जो कविता है ये पद्य भाग में, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर। तो दोस्तों, ये मैंने आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए हैं, उसी श्रृंखला में चलते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है हमारा, घर की याद कविता के रचयिता या कवि कौन है? तो भवानी प्रसाद मिश्र, जो कि हमने अभी देखा है। तो इस कविता के रचयिता है भवानी प्रसाद मिश्र, है ना। घर की याद कविता है ये। और इसके बाद आगे चलेंगे, कवि को किसकी याद आ रही है? इस कविता को हम जब पढ़ते हैं, पूरा सुनते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो इसमें उसको किसकी याद आती है? तो इसमें कहानी यही है दोस्तों, को स्वतंत्रता सेनानी था, स्वतंत्रता भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाला एक सैनिक था और देशभक्त व्यक्ति थे वो। और उन्होंने उनको इसी कारण से, इसी वजह से अंग्रेजों के द्वारा जेल में बंद कर दिया गया था। तो जेल में बंद है अभी इस समय, और जेल में बंद है, वो कैदी हैं इस समय। और उनको अपने घर पे, उनको अपने घर की याद आ रही है। तो उसी तारतम्य में उन्होंने एक कविता लिखी है। तो कवि को किसकी याद आ रही है? तो अपने घर और अपने परिजनों की, अपने घर और अपने परिजनों, परिवार के व्यक्तियों की याद आ रही है। तीसरा है, कवि के पिताजी जो है प्रतिदिन कितने दंड व्यायाम लगाते हैं? तो उसके जो पिताजी थे वो वृद्ध हैं, लेकिन फिर भी युवा की तरह उनका शरीर संचालन है, बिल्कुल युवा व्यक्ति की तरह सोच है उनकी, और वो प्रतिदिन व्यायाम करते हैं। तो दंड बैठक लगाते हैं, तो कितनी 260 दंड बैठक वो दिन भर लगाते हैं, प्रतिदिन लगाते हैं, है ना। इसके बाद चौथा है, कवि सावन को अपना संदेश वाहक दूत बनाकर कहाँ भेज रहा है? तो कवि अपने घर पर सावन को भेज रहा है। आपने देखा होगा एक फिल्म बनी थी बॉर्डर पिक्चर, उसमें भी वो गाना आता है, चिट्ठी वो संदेशे आते हैं हमें तड़पाते, उसमें भी वो हवा को अपने घर पे भेजता है, जाने वाली हवा जरा। तो हवा को भेजता है संदेश के रूप में, संदेश वाहक के रूप में। यहाँ पर वो सावन को भेज रहा है अपने घर पर अपना संदेश लेकर के, और फिर वहां से वहां का जो संदेश है, वहां का जो मैसेज है वो प्राप्त करने के लिए, और साथ में अपना संदेश भेजने के लिए वो किसको भेज रहा है? सावन को भेज रहा है ना। सावन मतलब जो मौसम होता है, सावन का मौसम, उसको, सावन को अपना संदेश वाहक दूत बनाकर कहाँ भेज रहे हैं? अपने घर पर भेज रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 है, कवि ने घर की याद कविता कहाँ लिखी? कौन सी जगह लिखी? तो अपनी जेल यात्रा के दौरान, मतलब जेल के दौरान, वो जेल में थे और जेल के अंदर ही उन्होंने कविता लिखी। प्रश्न नंबर 6 है, रात भर पानी गिरने की तुलना कवि ने किससे की है? तो रात भर पानी गिरने की तुलना कवि ने अपने मन और प्राण के गिरने की। जैसे रात भर पानी गिरा तो उसकी तुलना किससे की है? अपने मन और प्राण को गिरने की, अपने मन और प्राण के गिरने की। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों अगला, कवि ने अपने घर को किससे भरा पूरा बताया है? तो उत्तर है खुशियों से। किससे भरा पूरा बताया उन्होंने? खुशियों से अपने घर को भरा पूरा बताया, क्योंकि पूरा परिवार जो बड़ा परिवार है उनके घर पे, उनके कई सारी भाई बहन है, तो अभी हम देखेंगे उनकी संख्या भी। तो इसीलिए पूरा परिवार भरा पूरा है और पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। इसके बाद आगे देखते हैं, कवि के कितने भाई थे?
तो कितने भाई और बहन थे, सीधा ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो 4 भाई थे और 4 बहनें थी। 4 भाई थे और 4 बहनें थी, यानी 4 बहन थी और 4 बहनें थी, है ना, बहनें थी, बहनें थी, है ना, 4 बहनें थी और 4 भाई थे। ठीक है, मतलब कुल 8 थे और एक वो थे नवा, तो 9 भाई बहन थे कुल। आपसे पूछे कितने भाई बहन थे स्वयं, तो 9 भाई बहन थे, 4 भाई थे, 4 बहनें थी और 9 वो थे, है ना। अभी देखते हैं हम लोग बाकी आगे। कविता में कवि ने अपने भाइयों को क्या कहा है? कवि ने अपने भाइयों को क्या कहा है? तो अपने भाइयों को अपनी भुजाएं बताया, अपनी शक्ति बताया। भुजा का मतलब होता है शक्ति। यहाँ भुजाएं मतलब हाथ से मतलब नहीं है, भुजा मतलब मेरी शक्ति है, मेरी ताकत है। वो कहते हैं ना अपन, ये मेरा दायां हाथ है, मेरा बायां हाथ है। तो कविता में कवि ने अपने भाइयों को क्या बताया है? भुजा बताया, शक्ति बताया। ठीक है, आगे चलते हैं। कवि के भाई आपस में किसके कारण बहुत गहरे जुड़े हुए थे? मतलब उनके जो भाई बहन थे वो आपस में किस बात के कारण? प्रेम के कारण आपस में जुड़े हुए थे। मतलब उन भाइयों बहनों में बहुत प्रेम था, वो एक दूसरे के लिए मतलब जीते थे और एक दूसरे के प्यार में हमेशा रहते थे। तो उनमें आपस में बहुत ही प्रेम व्यवहार था, आपस में लगाव था, जुड़ाव था। तो प्रेम के कारण ये सब था। प्रश्न नंबर 11 है, कविता में कवि ने अपनी बहनों को किसका प्रतीक माना है? तो बहनों को प्रेम और ममता का प्रतीक। किसका? प्रेम और ममता का प्रतीक जो अपनी बहनों को माना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, कवि की माँ का पत्र कवि को क्यों नहीं आता? है ना, कवि की जो मम्मी है उसका पत्र कवि को क्यों नहीं आता? क्योंकि वो अनपढ़ थी। मतलब उनकी माता जी थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो अनपढ़ थी, और इसीलिए उनको उनका प्राप्त मतलब जो माता का पत्र है वो प्राप्त नहीं होता था, क्योंकि उनकी जो माँ थी वो अनपढ़ थी, है ना। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, कवि किसकी गोद में सिर रखकर अपने सारे दुख दर्द भूल जाया करते थे? तो अपनी माँ की गोद में, है ना। कवि किसकी गोद में, 13वां प्रश्न ये, सिर रखते थे और अपने सारे दुख दर्द भूल जाते थे? तो उनकी माँ थी जिसकी गोद में वो सिर रख करके सारा दुख दर्द भूल जाते थे। प्रश्न नंबर 14 है, स्नेह धारा में कौन सा अलंकार है? तो स्नेह रूपी धारा रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है स्नेह धारा में? स्नेह रूपी धारा अर्थ है इसका, तो इसमें रूपक अलंकार होगा। आगे देखते हैं, कवि के पिता का क्या नहीं व्यापा है? अभी कवि के पिता पर क्या नहीं व्यापा? बुढ़ापा। मतलब वृद्ध है वो, लेकिन वो मतलब जीते हैं, उनका जो जीवन है वो एकदम एक युवा व्यक्ति की तरह है, तो उनको बुढ़ापा नहीं व्यापा है। प्रश्न नंबर 16 है, कवि के अनुसार किसकी आयु अधिक होने पर भी उनमें युवकों जैसा जोश और उत्साह था? पिताजी की आयु ज्यादा थी, लेकिन फिर भी युवक की तरह, एक नौजवान की तरह उनमें जोश और उत्साह था उनके पिताजी में। प्रश्न नंबर 17 है, कवि को पिता के बोलने में किसकी गर्जना सुनाई देती थी? बादलों की। जब पिता बोलते थे तो ऐसा लगता था कोई बादल गरज रहा हो। उनकी आवाज में एक जोश था, उनकी वाणी में जोश था, एक शक्ति थी। तो पिता के बोलने में किसकी गर्जना सुनाई देती थी? बादलों की। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, कवि के पिता के कामकाज की शैली के सामने कौन लज्जित हो जाता था? है ना। तो कवि के पिता की जो शैली थी कामकाज की, उसके सामने कौन? तूफान भी लज्जित हो जाता। मतलब तूफान भी पीछे हट जाता उनके, क्योंकि उनके काम में इतना जोश था, इतनी शक्ति थी, इतनी क्षमता थी कि तूफान को भी हार माननी पड़ती थी। तो पिताजी के कामकाज की शैली के सामने कौन लज्जित था? तूफान लज्जित हो जाता था। प्रश्न नंबर 19वां है, कवि के पिता हर रोज किसका पाठ करते थे? गीता जी का। वो हर रोज प्रतिदिन किसका पाठ करते थे? गीता का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये परीक्षा में कई बार आए हैं, और इसीलिए आप लोगों को ये ध्यान से सुनना है, समझना है, और चाहे तो आप नोट्स के रूप में अपनी नोटबुक में आप इनको लिख भी सकते हैं, ध्यान रखें इनको। प्रश्न नंबर 20वां, अपनी रोजमर्रा की प्रातःकालीन दिनचर्या खत्म करने के बाद जब कवि के पिता घर के ऊपरी हिस्से से नीचे आते, मतलब डबल मंजिल मकान था उनका, 2 मंजिल मकान था, तो रोज की दिनचर्या में बैठक लगाना, गीता पाठ करना, व्यायाम करना, ये सब करने के बाद जब उनके पिता घर के ऊपरी हिस्से से नीचे आते थे तो उनकी आंखों में आंसू क्यों होते थे? वो रोते क्यों थे? क्योंकि क्या होता था, कारण क्या था? अब घर में अपने लाडले पुत्र कवि को न पाकर, जो कवि इस समय जो लिख रहे हैं, क्योंकि वो जेल में है, अब वो सारा काम नित्य क्रम करने के बाद जब नीचे उतरते थे
तो पता चलता था उनका जो प्यारा पुत्र है, कवि है, जो अभी लेखक है भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं वो सामने नहीं है, जेल में है, तो उनको रोना आ जाता था। प्रश्न नंबर 21वां है, कवि की मां कब लज्जित होती? कवि की मां कब लज्जित होती? कवि की मां को कब लज्जा आती? अगर कवि आंदोलन में भाग न लेते, मतलब यदि वो देश के आंदोलन में, देश की आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लेते तो माँ को लज्जा आती। आज माँ का जो सीना है, माँ का जो हृदय है वो गर्व से चौड़ा हो गया है। क्यों? क्योंकि उनका जो बेटा है वो आजादी के आंदोलन में भाग लिया और उसी के परिणाम स्वरूप वो जेल गए। तो पहले दोस्तों, पहले जेल जाने का मतलब था कोई बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर लेना, गोल्ड मेडलिस्ट बन जाना। मतलब पहले देश की आजादी के लिए जेल जाते थे तो उन लोगों का बहुत सम्मान होता था समाज में, क्योंकि वो राष्ट्र के लिए जीते थे, राष्ट्र के लिए ही अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते थे। प्रश्न नंबर 22वां है, बस बड़ा बस में कौन सा अलंकार है? बस बड़ा बस एक पंक्ति आई है तो इसमें यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ बस का मतलब बिल्कुल मतलब समाप्त कहाँ, बस इतना ही चाहिए, और बस का मतलब वश है ना, सामर्थ्य। तो इसका मतलब होता है इतना ही, और इसका मतलब होता है सामर्थ्य, सामर्थ्य, और इसका मतलब है बस इतना ही, है ना। इसीलिए यहाँ पर बस बड़ा बस में यमक अलंकार है ना। आगे देखते हैं, कवि सावन से अपने पिता को क्या नहीं बताने को कहते हैं? वो कवि जो है सावन को संदेशवाहक मैसेंजर बना करके भेजते तो हैं, वो कहते हैं मेरा संदेश लेके जाओ और वहां क्या परिस्थिति हो संदेश लेकर आओ। हे सजीले सावन, वो अपने सजीले सावन को भेजता है, लेकिन वो क्या नहीं बताना चाहते? वो कहते हैं कि माँ घर पे जाकर के ये मत बोलना कि मैं जेल में दुखी हूं और अकेला हूं। मतलब स्वयं जो कवि है जेल में दुखी और अकेले हैं, ये बात मत बताना। तो वो यानी स्वयं कवि जेल में दुखी और अकेले, ये बात घर पे मत बताना। उनसे कहना मैं बहुत आनंद में हूँ, मजे में हूँ, और मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, मैं बिल्कुल आनंद में यहां पर हूं, है ना। ये देखो किताब में है, क्या कहना है? कहना मस्त हूं मैं, उनसे कहना कातने में व्यस्त हूं, मैंने चरखा काटने में व्यस्त हूं और मस्त हूं जीवन प्रसन्न, वजन 70 शेर मेरा। कभी प्रश्न ये आ जाए कि कवि अपने पिता से मतलब सावन को क्या बोलने के लिए भेजता है कि मैं 70 किलो का हूं और भोजन ढेर मेरा, बहुत सारा खाना मैं खाता हूं। इसके आगे क्या करते हूं? कूदता हूं, खेलता हूं, दुख डटकर ठेलता हूं, और कहना मस्त हूं मैं, यूं न कहना अस्त हूं मैं। वो कहता मैं दुखी नहीं हूं, घर जाकर के कहना मैं आनंद में हूं, मस्त हूं। ये यहां पर हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना। तो यहां देख रहा है, जो परिस्थिति देख रहा है वैसा घर जाकर मत बोलना, मतलब ये मत कहना मैं दुखी हूं। कहने देना जागता हूं और आदमी से भागता हूं, ये बिल्कुल मत बोलना। कहने देना मौन हूं मैं, दुख न समझो कौन हूं मैं, देखना कुछ बक न देना, कोई उन्हें शक न देना। मतलब यहाँ की वास्तविक बात को वहां मत बताना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तू बरस लो वो न बरसे, पांचवे को वो न तरसे। पांचवे का मतलब है यहाँ पांचवे शब्द मतलब उनका स्वयं कवि के बारे में। अब मुझे याद करके वो बरसना शुरू न करे, अर्थात वो रोना प्रारंभ न करे। आगे है फिर यहाँ पर, कवि सावन से अपने पिता को क्या नहीं बताना चाहता? कि वे जेल में दुखी और अकेले हैं, ये नहीं बताना चाहता। को जेल में दुखी और अकेले, वो ये नहीं बताना चाहते। 24वां प्रश्न है, कवि जेल में क्या क्या करते हैं? लिखते हैं, पढ़ते हैं और देश सेवा के लिए अपना नाम रोशन करते हैं। लिखते हैं, पढ़ते हैं, है ना, और साथ में देश सेवा के लिए और प्रयास रहते आगे। जेल में कवि का वजन कितना था? 70 शेर है ना, 63 किलो। 70 शेर का मतलब क्या होता है दोस्तों? 63 किलो। ध्यान रखेंगे आप लोग ये कि, है ना, 1 किलो में मतलब 1 शेर में 900 ग्राम होता है, तो इसी हिसाब से जोड़ेंगे तो 70 शेर का मतलब 63 किलो का वजन कवि का है ना, भवानी प्रसाद मिश्र का है। जेल में उनका वजन कितना है? 63 किलो या 70 शेर। वैसे तो 70 शेर ही आएगा परीक्षा में, 63 किलो नहीं आएगा, ये याद कर लें। 26वां प्रश्न है, कवि जेल में कवि क्या करने में व्यस्त रहते हैं? काटने में। क्या काटने में? चरखा, है ना। वहां पर
चरखा कतवाते थे। तो जेल में क्या काटने में व्यस्त हैं? चरखा। जेल में कभी रात दिन क्या करते हैं? जागते रहते हैं। रात दिन जागते हैं और देश सेवा के लिए तत्पर हैं। और बाकी हमने कविता में पढ़ा है। एक और प्रश्न ये भी बन सकता है कि उन्हें किस नाम से संबोधित किया जाता? कविता का गांधी, क्योंकि वो चरखा काटते थे, चरखे की लय से जुड़ता था उनका संबंध, इसीलिए उनको कविता का गांधी भी कहा गया है। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस पाठ को पूरा किया, महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूरा किया। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आप लोग अच्छे से तैयार करें इसको। और जहाँ भी ऐसा कोई प्रश्न है जो आपको लगता है कि मुझसे छूट गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। साथ में जो भी आपको ऐसा कुछ है हिंदी विषय में, तो आप मुझे बता सकते हैं। साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको कैसा लगता है मैं जो पढ़ाता हूँ। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें, साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें। और जितनी भी वीडियो हैं जो भी आप अच्छी लगती है, आप सभी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और भी दोस्तों को इससे जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार चैनल पर बने रहें। चलते हम लोग अगली वीडियो की ओर।